अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आजकल जो दौर चल रहा है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मोबाइल फ़ोन्स, ऑनलाइन ऐप्स, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते या इनसे अनजान है, और कभी कभी इसी वजह से इनके और बच्चों के दरमियान एक फासले जैसा एहसास पैदा होने लगता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने वालिदैन को डिजिटल दुनिया के साथ कैसे जोड़ा जाए और इन्हें अपने साथ कैसे लेकर चला जाए। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि माँ बाप को कभी ये एहसास ना दिलाएं कि वो कुछ नहीं जानते। इन्हें डांटने या मजाक बनाने की बजाय इज़्ज़त व एहतराम और प्यार के साथ समझाएं, क्योंकि नई चीज़ सीखने में हर इंसान को वक्त लगता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें छोटी छोटी चीज़ें आसान अंदाज में सिखाएं, जैसे कॉल पिक करना, वीडियो कॉल करना, मैसेज भेजना या यूट्यूब यूज़ करना। जब वो एक चीज़ सीख लेते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ब खुद बढ़ने लगता है। और एक और ख़ूबसूरत तरीका ये है कि इनके साथ बैठ कर वक्त गुजारें। अगर आप इन्हें जल्दी जल्दी समझाएंगे और चिढ़ जाएंगे उनके पूछने से तो वो घबरा जाएंगे, लेकिन अगर सुकून और मोहब्बत के साथ बैठकर सिखाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से सीख जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी को फासला पैदा करने की बजाय रिश्ते मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने वालिदैन को पिक्चर्स दिखाएं, इनसे वीडियो कॉल पर बात करें या इन्हें इन चीज़ों से जोड़ें जो इन्हें खुशी देती हैं। और ये भी याद रखें कि हमारे माँ बाप ने हमें चलना, बोलना और जीना सिखाया था, तो आज अगर हम इन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ेंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, क्योंकि ये वो बीमारी है जो लड़कियों की हेल्थ को अंदर ही अंदर से मुतासिर कर रही है। तो आज हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट, उनसे जानेंगे कि इस बीमारी की वजूहात और इलाज क्या है, और ये भी कि लड़कियों को कैसे पता चले कि इन्हें जो है पीसीओएस है। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर समीना खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर समीना, सबसे पहले तो हमें बताएं कि पीसीओएस क्या है? अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है बेसिकली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी तरफ आप लोगों ने ये डिस्कशन की, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारी ऐप्स के ऊपर लोग एक पॉइंट को लेके और उसी के ऊपर एड्रेस करना शुरू हो जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर उन्हें लगा कि अगर अंडेदानी के अंदर छोटे छोटे से फॉलिकल्स हैं तो उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गया। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को देख के नहीं होता, ना ही ये सिर्फ ये कि अगर आपको माहवारी सही नहीं आ रही तो आप उसके ऊपर उनको लेबल कर देंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम है पूरा, जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। और ये ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी हो जाती है, आपका वेट गेन होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत मोटे पेशेंट्स के अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं और थिन लीन पेशेंट्स के अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं। तो ये भी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। दूसरी ये कि ये ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करती है बल्कि ओवरऑल आपके बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करती है। अगर हम ब्रेन से स्टार्ट करें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन पेशेंट्स के अंदर हमने ज़्यादा देखे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ रिलेट होते हैं। फिर स्लीप डिसऑर्डर बहुत सारे पेशेंट्स को होता है कि रात को सोते सोते एकदम आँख खुल जाती है, स्नोरिंग होती है जिसे कहते हैं खराटे लेना, या सो के उठते हैं उसके बाद कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब सो के तो मैं उठी लेकिन मुझे अभी भी थकावट महसूस होती है, सारा दिन आप ऐसे टायर्ड रहते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपके दिल के ऊपर भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अफेक्ट करता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इस तरह से होती हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क इन द पेशेंट्स विद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हाई देखा गया है। ठीक है, यानी आपको शुगर होने का चांसेस भी लेटर लाइफ में ज़्यादा होता है अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पिक हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर इनफर्टिलिटी यानी हमल नहीं हो रहा। जब वो बच्चियां मैरिड हो जाती हैं तो उनके अंदर हमल ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स अनमैरिड बच्चियां प्रेजेंट करती हैं वो सिर्फ ये बात लेके आती हैं, या तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर लेके आ जाएंगे कि ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज बताया, या अगर उनको माहवारी में प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत लंबा साइकिल हो गया, बहुत ज़्यादा दिन हो गए और पीरियड्स नहीं आ रहे, या फिर हेयर ग्रोथ के साथ ये बच्चियाँ प्रेजेंट करती हैं कि
इरेगुलर सी हेयर ग्रोथ होगी है, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ डॉक्टर के पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी हार्मोनल प्रॉब्लम है, अक्सर आजकल हम देखते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने आम भी कर दिया। अगर थोड़ा सा भी वेट गेन होता है लड़कियों का तो उनको फ़ौरन कह दिया जाता है कि आपको PCOS है, या अगर उनको थोड़े से चिन पे जिन लोगों को बालों का मसला है वो निकल आते हैं तो उनको भी कहा जाता है PCOS है। तो कैसे पता चलता है आपको, खुद आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे PCOS है? इसमें यही मैं जो मिथ है कि जी सिर्फ ओवरवेट पेशेंट्स के अंदर PCOS होता है, ये बात गलत है। मतलब थिन लीन पेशेंट्स भी PCOS के साथ आते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है तो आप खुद से कोई रेमेडीज़ ना करें। कोई जैसे सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ऐप्स और हर बंदे ने PCOS को मैनेज करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। आपको चाहिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है, हर्सिटिज्म हो रहा है, आपको हेयर ग्रोथ लगता है कि मेरी बॉडी पे चिन पे आ रहे हैं, अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा हैं, चेस्ट पे बाल आ रहे हैं, तो या आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, स्कैल्प हेयर फॉल यानी सर के बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें रादर देन कि आप उसकी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि होता क्यों है, और मैरिड और आपने बात की अनमैरिड दोनों में मुख्तलिफ इसके सिम्टम्स होते हैं, तो क्या चीज़ है जो डिफ़र करती है? देखिए होता क्यों है, इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड और बहुत सारे लाइफ के स्ट्रेसेस हैं जो PCOS को लीड करते हैं। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं रही, उस तरह से बॉडी की फंक्शंस नहीं रहे, बहुत सारे काम आपके इंडोर के हो गए, आप बैठ के सारा दिन काम करें। फिर डाइटरी हैबिट्स आपकी सही नहीं है, आप कहते हैं कि बस रेडीमेड फूड, जंक फूड्स खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, शुगरी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, बेवरेजेस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपको PCOS होने का रिस्क हो जाता है। कुछ फैमिलीज़ में होता है कि अगर आपकी मदर को या सिस्टर्स को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है, यानी ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है, जेनेटिक भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो अभी लेटेस्ट हुई कि अगर किसी खातून को या बच्ची को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो उनकी फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं उनमें मेल्स में, फादर एंड ब्रदर्स में भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिलियल जेनेटिक चेन को ज़रूर फॉलो करें। हमारी पॉपुलेशन में, साउथ एशियन पॉपुलेशन में तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीना ये बताएं यूजुअली कौन से ऐसे, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ हो रही है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कोई बीमारी है, तो आपकी बॉडी आपको अलर्ट करती है स्टार्ट में ना, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, अर्ली सिम्टम्स? सबसे पहले तो बच्चियां जो है ना अपनी पढ़ाई के स्ट्रेस में या किसी भी वजह से जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलोअप नहीं रखती। मोर देन 35 डेज़ का अगर आपका साइकिल हो रहा है या मोर देन 45 डेज़ का आफ्टर 3 to 4 years ऑफ मेनार्के, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको एक्नी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, तो आप अलर्ट हों। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आपने अपने आप को देखना है कि मैं बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं गेन करती जा रही, अपनी डाइटरी हैबिट्स कैसी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को नॉलेज में ला के फिर आपने, और वही बात कि अनमैरिड और मैरिड में अक्सर बच्चियाँ जो थिन लीन भी होती हैं वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से सफ़र कर रही होती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देती हैं। और जब वो मैरिड होती हैं और फिर कंसीव नहीं कर रही होती तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं तो पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो पता लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की उन्हें एक अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर नज़र आई, और उसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं तो देन बाकी सारी हिस्ट्री डॉक्टर डिग आउट करते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर फिर इनफर्टिलिटी का रिस्क, कंसीव करने के चांसेस थोड़े से लेट हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो खुद से भी कंसीव कर जाते हैं और ट्रीटमेंट से भी कंसीव कर जाते हैं। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। सायरा, डॉक्टर से बात करनी है कि मेरा पीरियड्स का प्रॉब्लम है। कहते हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स इस तरह है कि एक महीने में 3 से 4 बार भी चलते रहते हैं। ना मेरा वेट गेन होता है और बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, उन्होंने कहा कि PCOS है। बहुत सारी मेडिसिन अब तक यूज़ कर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू सो मच सायरा। इसमें ये है कि आपने, इन्होंने बताया हमें कि इनको पीरियड्स एक महीने में 2 से 3 दफ़ा भी हो रहे हैं, और सिर्फ अगर डॉक्टर ने ये कहा कि अल्ट्रासाउंड की पिक्चर देख के PCOS लेबल कर दिया
तो वो सिर्फ हम उसके ऊपर नहीं कह सकते। इसमें डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं, और हमने रूल आउट ये भी करना होता है कि कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये इरेगुलर पीरियड्स या बहुत फ्रीक्वेंट पीरियड्स हो रहे हैं। आपने उसमें थायराइड का टेस्ट अपना कराना होता है, प्रोलेक्टिन लेवल कराना होता है, ये वाली जो हार्मोन्स हैं FSH LH लेवल कराएं आप। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी जो है वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को लीड करती है, यानी जिन पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट होता है उनके अंदर भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया। तो हाल ही एक अल्ट्रासाउंड के पिक्चर के ऊपर लीस्ट लाइकली है कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इनको प्रॉपर अपने हार्मोन्स के टेस्ट भी बाकी फर्दर भी कराने चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि पेशेंट्स को 2 to 3 टाइम्स पीरियड्स आएँ। यूजुअली प्रोलॉन्ग साइकिल की हिस्ट्री होती है, मोर देन 90 डेज़ की भी हिस्ट्री होगी कि बहुत ज़्यादा कम फ्लो है या साइकिल बहुत ज़्यादा डिले के बाद आता है। तो वो मैंने कहा कि ये कहती है मैं थिन लीन हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे होगे तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होगा। तो इसमें अपना पहले पूरा प्रोफाइल कराएं, बाकी हार्मोन्स के टेस्ट भी कराएं, द अदर कॉजेज़ को भी रूल आउट करें, देन उसके बाद हम इसको पॉलीसिस्टिक की लाइन पे ट्रीट करेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीना, ये बताएं कि अगर किसी को मसला है PCOS का, तो उसकी डाइट में कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए? अगर किसी को PCOS का, सबसे पहले तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनी करनी है। अब डिपेंड करता है कि आप बहुत मोटे हो या बहुत थिन लीन हो। अपना BMI कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली अपना वेट कैलकुलेट, जितना आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली वेट होना चाहिए, यानी 20 से 25 के दरमियान अगर आपके पास BMI है तो दैट इज़ नॉर्मल। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को इस लेवल पे लेके आएँ। दूसरा ये कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें वही जो मैंने कहा कि शुगरी ड्रिंक्स, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, एक बॉटल के अंदर बहुत सारी शुगर है, ठीक है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर्स, शावरमाज, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए डैमेजिंग है, ठीक है। और जो खाने में आपने लेना, वो जितना आप नेचर से करीब रहोगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, एक्सरसाइज करें। डेली 30 to 45 मिनट्स की आपकी डेली की एक्सरसाइज होनी चाहिए। बेशक आप लाइट वॉक करें, जॉगिंग करें, आप कार्डियो करें, वो आप अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीना, जो लोग बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का इंटेक रखते हैं अपना, और जो सोडाज वगैरह हैं वो पीते हैं, तो वो कितनी हार्मफुल हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं ये चीज़ें। ये देखिए, मैंने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप वेट तो गेन कर ही रहे हो, आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो आपकी पीरियड्स हैं और जो आपकी ये सारी चीज़ें, ये तो अफेक्टेड हो ही रही हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए पहले से ही प्रोन है। अगर आप इतना ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी हुई है बॉडी के अंदर, जो इंसुलिन पैदा हो रही है आपकी, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है उसके लिए कि वो शुगर को मेटाबोलाइज करे। तो आप और ज़्यादा उसको शुगर का टारगेट देते जाएंगे तो आप में तो डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों को तो कट ऑफ करना है। ये तो आप समझें कि वैसे भी चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों की ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, और फीमेल से क्योंकि रिलेटेड बात हो रही है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में तो शुगरी ड्रिंक्स एंड शुगरी बेकरी आइटम्स की ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे PCOS के बारे में कि क्यों होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर समीना मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और आज हम बात करेंगे ज़ीरे के बारे में, जो हर घर के किचन में लाजमी मौजूद होता है, और इसकी जो तारीख़ है वो भी 5000 साल पुरानी है। और आपको ये भी बताऊं कि बाइबल में भी इसका ज़िक्र आया है, और ये कदीम रूमी और यूनानी तहज़ीब में भी इसका इस्तेमाल रहा है। तो ये खानों में सिर्फ जायके और खुशबू के लिए नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम मुज़म्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो ज़ीरे के मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तिब्बी फ़वाइद क्या हैं? देखिए, एक तो आपने इसकी तारीख़ बताई है कि ये काफ़ी पुराना कदीम कुतब में भी इसका ज़िक्र मिलता रहा है, और दूसरी बात ये है कि
पुराने जितने भी लोग थे वो जो भी अपने खाने पीने की अशिया बनाते थे या ग़िज़ा बनाते थे, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जो उनकी अफादियत को और ज़्यादा बढ़ा दे या उनमें कोई ख़राबी का बायस ना बन सके। उनमें से एक चीज़ जो है ना वो ज़ीरा सफ़ेद भी है और ज़ीरा स्याह भी है। ये अमूमी तौर पर दो किस्म के ज़ीरे जो हैं वो मार्केट में मुयस्सर होते हैं। ज़ीरा सफ़ेद अमूमी तौर पर और ज़ीरा स्याह ख़ुसूसी तौर पर कुछ नुस्खा जात में इस्तेमाल किया जाता है। बिलखसूस ये मैदे के गट हेल्थ के जितने इशू होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। बिल अमूम ये जिस्म के किसी भी आर्गन को एनर्जी फ़राहम करने की सलाहियत इसमें पाई जाती है। मतलब आप मैदे के मुतल्लिक़ किसी भी बीमारी का शिकार हैं, वो गैस्ट्रिक है, वो तबखीर है, वो तेज़ाबियत है, वो गट हेल्थ का इशू है, वो आंतों का मसला है, या वो आपको बहुत ज़्यादा हाजमे में ख़राबी पैदा हो रही है, तो ये ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारे नुस्खा जात में इनफरादी तौर पर भी और मुरक्कबात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक मुरक्कब बड़ा मशहूर है जवारिश कमूनी के नाम से। अच्छा। इसको कमून भी कहते हैं, जो तिब्बी इसका नाम है। जवारिश कमूनी कदीम एक नुस्खा है जो पुराने हुकामा ने एक तरतीब दे के जो है वो उसको बयान किया हुआ है। ये असल में जिन लोगों के मैदे में सर्दी बढ़ जाती है, मतलब मैदा ठंडा हो जाता है और उनकी ग़िज़ा देर तक हज़म नहीं होती, या उनकी ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है, या उनके जो है वो मुंह में रतूबात की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है, उसके लिए बिलखसूस जवारिश कमूनी का नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन और भी बेशुमार इसके नुस्खे हैं जो मैदे के मुतल्लिक़ इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हाजमे के लिए कितना मुफीद है और क्या नुस्खा है उसके लिए? देखें, हाजमा ख़राब होना एक होता है आंतों की कमज़ोरी की वजह से, एक होता है मैदे की कमज़ोरी की वजह से। अगर आंतों में कमज़ोरी है तो फिर ऐसा होगा कि ग़िज़ा खाने के कम से कम 20 मिनट बाद पेशेंट को बार बार लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और वो पतले पानी की तरह मोशन हो जाते हैं। एक तो हाजमे की ख़राबी को इस तरह से हम क्लियर करते हैं। एक होता है कि खाना खाया लेकिन उसके बाद खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। ये बदहज़मी और टाइप की होती है, वो आंतों के मुतल्लिक़ दोनों के लिए मैं एक नुस्खा शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों को खाना खाने के, और ये आर्जी है, मतलब एक तो होता है मुस्तकिल ही बंदे को मोशन लगे रहते हैं कि खाना खाया और उसके बाद मोशन हो जाते हैं, वो एच पाइलोरी से बढ़कर एक मसला हो जाता है, यानी आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो कि खाना खाया और उसके बाद थोड़ा लूज़ मोशन होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद, ये ज़ीरा सफ़ेद इसकी आप लें कम से कम चम्मच का चौथा हिस्सा, और इसके साथ आप छोटी इलायची, जो 5 छोटी इलायची, और इसमें दारचीनी का एक छोटा सा पीस ले लें। इसको 2 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। उबाल के उतार के इसमें गुड़ थोड़ा सा डाल दें, और ये हर 4 घंटे के बाद 1 कप पेशेंट को पिला दें। जो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन, दस्त आ रहे होते हैं, इंशाल्लाह 1-2 खुराक के साथ वो कंट्रोल हो जाते हैं और बदहज़मी ठीक हो जाती है। और एक बदहज़मी है जिसको खट्टे डकार आ रहे होते हैं, खाना खाया उसके बाद बदहज़मी हो गई, पेट पे बोझलपन हो गया और खट्टे डकार आना शुरू हो गए, उसके लिए एक नुस्खा इसी का ही है। ज़ीरा, ये आपने ले लेना है 50 ग्राम, और इसमें काली मिर्च ये आपने मिलानी है 20 ग्राम, और इसमें एक चीज़ मिलानी है आपने 20 ग्राम सुंड। 20 ग्राम सुंड, ये मलट्ठी है पीसी हुई, ये सुंड है, 20 ग्राम सुंड, और इसमें 50 ग्राम ताज़ा पुदीना मिला लेना है। खुश्क पुदीना हो फिर भी फकी बना सकते हैं, ताज़ा पुदीना हो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खाना खाने के आधा घंटा बाद छोटा आधा चम्मच पानी के साथ दे दें, या ज़ीरे का ही अरक मिलता है बाज़ार के अंदर, उस अरक के साथ दे देंगे तो खट्टे डकार फौरी तौर पर बंद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं, अक्सर लोग इसका पानी इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस में जी, और उसका तरीका भी बताएं, और कौन सा ज़ीरा उसमें इस्तेमाल होता है, सफ़ेद ज़ीरा या दूसरा ज़ीरा? जितने भी गट हेल्थ के इशू हैं, हाजमे के मसाइल हैं, या मैदे के मुतल्लिका या आंतों के मुतल्लिका जितनी भी बीमारियों में ज़ीरा इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा तौर पर ज़ीरा सफ़ेद इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ज़ीरा स्याह है वो पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, और जिस्म में शुगर के लेवल को बहाल रखने के लिए, या जो दिमागी असाबी वीकनेस होती है उसके लिए, या जिस्म में जो बढ़ी हुई फ़ैट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़ीरा स्याह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मुनासबत के साथ मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन के लिए, मतलब ज़ीरा स्याह का अगर नुस्खा इस्तेमाल करना है जो पेट को फौरी तौर पर और तेज़ी के साथ कम करने की सलाहियत रखता है, वो एक बड़ा ही कारआमद नुस्खा है। वो आपने ज़ीरा स्याह ले लेना है, ये 50 ग्राम,
मेथी दाना आपने लेना है 50 ग्राम, अजवैन देसी ये आपने लेनी है 50 ग्राम, और कलवंजी ये भी लेनी है आपने 50 ग्राम, और 20 ग्राम इसमें काली मिर्च मिलानी है। ये नुस्खा जो है अमूमी तौर पर 5 ये चीज़ें हैं। छठी सूंड मिलाई जाती है उन लोगों के लिए जिनको मोटापे के साथ साथ जोड़ों का दर्द भी रहना शुरू हो गया हुआ है, तो वो इसी नुस्खे में सूंड 50 ग्राम की रेशो से इस्तेमाल करके ये नुस्खा बना लें। खाना खाने के आधा घंटा बाद छोटा आधा चाय वाला चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। बिलखसूस ख़वातीन का बढ़ा हुआ पेट और बिलअमूम मर्दो ख़वातीन दोनों के लिए जो मोटापे के लिए बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह करीम के फजलो करम के साथ ये फ़ैट जो है वो नहीं बढ़ने देता, पेट के तनाव को कंट्रोल करता है, और जो बहुत ज़्यादा चर्बी जिस्म में आई हुई होती है उसको बेहतर करने की ये सलाहियत रखता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जिन लोगों के चेहरे पे दाने होते हैं तो क्या वो ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इस्तेमाल करें? आसान सा एक नुस्खा मैं बता देता हूँ जिसके साथ देखें, स्किन फीमेल सेंसिटिविटी और है, मेल स्किन की सेंसिटिविटी और है, दोनों के लिए एक अलग-अलग लिहाज से जो है वो नुस्खे होते हैं। दाने कभी तो खून की बढ़ी हुई हरारत की वजह से बनते हैं, कभी बैरूनी तौर पर हम कुछ इस तरह के स्कर्ब या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जो बाहर से स्किन को ख़राब कर देते हैं। सिर्फ ज़ीरा सफ़ेद जो है इसको पीस लें बारीक, बिल्कुल आटे की तरह, मतलब हाथ लगाने से इसमें रड़क महसूस ना हो, और इसमें आप थोड़ा सा बेसन का आटा मिला लें और इसमें थोड़ा कुश्त शीरी पीसी हुई जो है वो इसमें मिक्स करके ये थोड़ा सा पानी के अंदर घिस के जहाँ जहाँ पे दाने निकले हुए हैं वहाँ पे लगाना शुरू कर दें, और अकेली ज़ीरे की भाप सुबह शाम लेना शुरू कर दें तो चेहरे पर आए हुए दाने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि खून साफ़ करने के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ीरे को? देखें, कोई भी बीमारी होगी ज़ीरा हमारी मदद ज़रूर करेगा। अच्छा। खून साफ़ करना हो, हड्डियों को मजबूत करना हो, मैदे को ठीक करना हो, दिमाग को मजबूत करना हो, कितनी कारआमद चीज़ है जो कुदरत ने हमारे घर में रखी हुई है। बिल्कुल। मोटापा इससे ठीक कर सकते हैं हम, चेहरा इससे ठीक कर सकते हैं, गट हेल्थ इससे ठीक कर सकते हैं। अगर खून में बहुत ज़्यादा हरारत बढ़ जाए वो भी इसके साथ बेहतरी हो सकती है। मतलब नीम के पत्ते ले लें 10 से 15, ज़ीरा 1 चुटकी ले लें, और इसमें काशनी के बीज, ये काशनी के बीज हैं, ये पंसारी से मिल जाएंगे, ये काशनी के बीज ले लें, ये रात को पानी में भिगो के रख दें, और ये छोटा आधा आधा चम्मच लेना है और 1 लीटर पानी में भिगो के रख देना है। सुबह उठ के ये उसी रूटीन से 1-1, 2-2 घूंट करके पानी पीना शुरू कर दें, ये आपकी उस हरारत को भी कंट्रोल कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने बात किया कि हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, तो जिन लोगों को ये जो घुटने में दर्द रहती है या मुख्तलिफ उनके जिस्म के पार्ट्स में दर्द रहती है, तो वो किस तरह इस्तेमाल करें इसको? आजकल जोड़ों का दर्द कहें ना तो लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। यूरिक एसिड का नाम लें तो फौरी तवज्जो हो जाती है, क्योंकि सबका यूरिक एसिड जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। गोश्त हमने खाना छोड़ना नहीं, बेकरी हमने खानी छोड़नी नहीं, मीठा हमने खाना छोड़ना नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये हमने छोड़ने नहीं है, तो फिर यूरिक एसिड जैसे कई सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसमें हमें ये ज़ीरा इतनी मदद करता है कि हमें बहुत सारी दवाइयों से निजात दिला देता है। 50 ग्राम ज़ीरा ये बेहतरीन और जैसे तजर्बात में इस्तेमाल किए गए नुस्खा जात हैं। ये 50 ग्राम ले लेना है, और मेथी दाना इसमें आपने 20 ग्राम ले लेना है, और कलवंजी ये आपने इसमें 50 ग्राम ले लेनी है, और दारचीनी ये इसमें 20 ग्राम ले लेनी है, और सुंड ये आपने इसमें 50 ग्राम ले लेनी है। 20 ग्राम इसमें काली मिर्च मिला लेनी है। ये रिपीट करके आप नुस्खा इसकी रेशो देख सकते हैं। ये वाला एक नुस्खा पीस के सफ़ूफ बना के अपने पास रख लें। अगर तो वैसे खा सकते हैं तो 1-2 चुटकी सुबह और शाम ले लें, वरना इसका 00 साइज़ का कैप्सूल भर लें और 1 सुबह और 1 शाम ले लें। सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ ज़रूर मशवरा करके इस्तेमाल करें, या जिनको दिल का आर्जा लाहक हो चुका है, कोई अटैक होने के बाद वाली कंडीशन है। कोई भी नुस्खा कहीं से भी आपको शेयर किया गया हो, दिल के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ बग़ैर मशवरे के कभी भी इस्तेमाल ना किया करें। बाकी अमूमी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जोड़ों में मजबूती आ जाती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। अगर इतनी सारी मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ गाय का दूध ले लें। अच्छा। रोज़ रात को 1 कप गाय का दूध, उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद, ये अच्छी तरह से पकाएं, मतलब 5-6 मरतबा उबल जाए। उतार के ये वाला दूध रात को और सुबह के टाइम पे इस्तेमाल कर दें। ये अकेला ही दूध आपकी कैल्शियम की कमी पूरी कर देगा इंशाल्लाह। इसमें तकरीबन हर चीज़ का इलाज है।
तो अपनी आप कोई और कहवा बताएं या इसका नुस्खा बताएं। मसाने के अमराज हमारे मुआशरे में बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। पेशाब का रुक के आना, जल के आना, कुछ लोगों को पेशाब की हाजत होती है लेकिन फ़्लो बेहतर नहीं होता है। ये एक ऐसा इशू होता चला जा रहा है क्योंकि हम चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर यूरिन के अखराज में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक बड़ा ही कराबादीनी नुस्खा जात में से बेहतरीन एक नुस्खा है जिसको सफूफ़े इदरार के नाम से भी जाना जाता है, एक इंद्री जुलाब के नाम से जाना जाता है। मतलब ये पेशाब का जुलाब जिसको कहते हैं। तो सफूफ़े इदरार का एक मैं मुख्तसर सा नुस्खा नाज़रीन से शेयर कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं लेकिन हमें यूरिन का उस तरह से बहाव नहीं आ रहा है। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ़ ज़ीरा सफ़ेद लेंगे 50 ग्राम, तुख्मे कासनी लेंगे 50 ग्राम, आंवला खुश्क लेंगे 50 ग्राम और मुलट्ठी ये लेंगे 50 ग्राम और छोटी इलायची ये लेंगे 50 ग्राम इसके दाने, और इसमें 30 ग्राम कूज़ा मिश्री मिलाएंगे। ये वाला एक नुस्खा मिक्स करके सफूफ बना लें। ये सुबह उठ के खाली पेट छोटा आधा चम्मच और शाम का खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच कच्ची लस्सी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग कच्ची लस्सी से इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे, खुदा ना खास्ता जिनको बार बार पथरियाँ बनने का आर्जा लाहक होता है या कभी कोई पथरी ऐसी होती है वो नाली में अटक जाती है और बड़ी तकलीफ़ दे होती है, इस नुस्खे के चंद खुराकों के साथ इंशाल्लाह उसका इदरार बेहतर हो जाएगा और पथरी आसानी से निकल सकेगी। उसकी साइज़ की मुनासबत के साथ, मतलब 5 mm से कम पथरी होती है तो वो आसानी से यूरिन से खारिज हो जाती है। ये नुस्खा दोनों तरीक़ाकार के साथ हमारे मसाने की सोजन को भी ठीक कर सकता है, जो लोअर अबडामन में हर वक्त हल्का हल्का पेन रहता है कुछ मरीज़ों को, उसको भी ये बेहतर कर सकता है, और जो जिस्म में गर्मी बढ़ रही होती है ये उसको भी ठीक कर देता है। ऑलराइट, तो आज हम बात कर रहे थे ज़ीरे के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुज़म्मिल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज बात करेंगे कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अगले माली साल के लिए टैक्स नेट 30% बढ़ाने और 100 अरब की इजाफी आमदन की तजावीज़ तैयार कर ली हैं। रवा साल 350 अरब से ज़ायद का रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करने के बाद अब नए सेक्टर्स को भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है। एक और अहम खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम और आटे की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। गंदम 4200 रुपये मन और 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है और 14 रुपये वाली सादा रोटी 20 रुपये तक बेची जा रही है। इस सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं जो टैक्स का एक हदफ है उसको जो बढ़ा दिया गया है, तो कौन से नए सेक्टर्स हैं जो शामिल किए जा रहे हैं और कौन सी सर्विसेज हैं जिनको शामिल करने की तजावीज़ दी गई हैं और इससे बराह रास्त आवाम कैसे मुतासर होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम सब्जेक्ट है ये। मगर देखा जाए तो आपको पता है कि बजट आ रहा है 2026-27 का, और उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं, तजावीज़ पुट की जा रही हैं ताकि ये इन जब बजट पास हो तो इसी के अंदर जो है फ़ैसले हो जाएं और इन तजावीज़ को मनवान तस्लीम कर लिया जाए। रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो पहले भी अपना काम कर रही थी। 100 अरब की अथॉरिटी थी, अब 350 अरब की हो गई है, और रोज़ाना डे बाय डे जो है ये टैक्स जो हैं उसको इन्हांस कर रही है। बुनियादी तौर पर यह है कि पहले ये अथॉरिटी बनाई गई थी कि किस तरीके से जो है आप में शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें पक्की रसीद नहीं दी जाती। पक्की रसीद से मुराद ये कि कंप्यूटराइज रसीद नहीं दी जाती, मैनुअल दे दी जाती है। मैनुअल जो है वो आपके टैक्स नेट का हिस्सा नहीं होती, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो जो भी कोई बंदा, हाँ आसान मिसाल ये है कि किसी बुटीक पे चले गए तो आपको मैनुअल रसीद जो है वो थमा दी, तो वो किसी नेट का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि वो
उनके अपने ही पैसे जो हैं वो कैश में चले जाएंगे। अब चूँकि इनका जो सॉफ्टवेयर है इसको इन्होंने इन्हांस किया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये पुट कर रहे हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे कारोबार हो रहे हैं, छोटे कारोबार बड़े कारोबार, उनके साथ ये मिलकर जो है IRS सॉफ्टवेयर जो है वो उसको साथ लिंक कर रहे हैं। तो जिसकी बिना पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टैक्स बढ़ता जा रहा है। टैक्स बढ़ने से मुराद ये है कि ये आगे जा रहे हैं अपने सफ़र में, क्योंकि ये अच्छा खासा जो है बैकलॉग था जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पहले छोटे दुकानदारों को हिस्सा बनाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन 10 साल से ये काम स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसमें अब जाके 350 अरब तक पहुँचे हैं। अभी इसमें बहुत सारी सलाहत हैं। अभी ये तजावीज़ जो हैं ये सिर्फ टैक्स नेट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग टैक्स पेयर नहीं हैं और हुए नहीं हैं और जानबूझकर नहीं हुए, उनको इस टैक्स पेयर में जो है वो लाया जा रहा है। ये सिर्फ ऐसी अथॉरिटी है जिसकी बिना पर FBR में भी ये लोग फिर टैक्स नेट में आ जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही है। जब जैसे जैसे इनके जो अफसरान हैं, इनका जो अमला है वो इन जगहों पे पहुंचते हैं और उनको टैक्स नेट में लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर आप रात को कहीं पे जाते हैं खाने के लिए या कॉफ़ी शॉप पे, तो उनको भी इसी टैक्स नेट में लाया गया है। अब पूरे लाहौर में जितनी भी ब्रांचेस हैं वो इनके पास मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और रेवेन्यू कलेक्शन का बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है कि जो आपने कोई चीज़ ख़रीदी है तो उस पर GST जो है उसको देखना है, उसको अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कोई दे रहा तो उसके ऊपर फिर टैक्स लागू करते हैं। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं एक टैक्स नेट लाने में ये जो तजावीज़ दी गई हैं ये उन लोगों को दी गई हैं जो टैक्स पेयर जो हैं सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, और उनके ऊपर ये टैक्स लागू होगा। और ये तजावीज़ इस 2026 और 27 के बजट के लिए दे दी गई हैं, जिस पर जो इनके चेयरमैन हैं मौज़म इकबाल सिपरा, वो इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसको दिलजोई के साथ इनके 2 रोज़ या 3 रोज़ कबल पहले इजलास भी हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब ने इनके रेवेन्यू टारगेट को देकर मज़ीद इस्लाहात के हवाले से वो अहकामात भी जारी किए हैं। और तमाम तर तरीका जो है वो आपको मैंने बताया कि ये छोटा एक नेटवर्क है, चाहे वो कोई ऐसी फैक्ट्री हो, चाहे कोई बुटीक हो, चाहे वो कोई स्टोर्स हों, कोई भी ऐसा सेंटर हो जहाँ पर कोई आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि विदाउट टैक्स आप बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लागू कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि जैसे आपने बात की है कि लोगों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, इससे ऑब्वियसली टैक्स चोरी भी कम होगी, रुकेगी भी। तो जो आम आवाम है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो लोग सैलरी पे चल रहे हैं, वो लोग तो टैक्स देते हैं, हमें पता है मेजॉरिटी टैक्स देते हैं। तो ये बताएं, जो हमारी एक बहुत बड़ी एलीट क्लास है जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आई, या वो लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, उनको टैक्स नेट में कैसे लेके आएंगे? क्या इस हवाले से भी कोई इकदाम किए हैं? देखिए, ये सवाल आपके अंदर नहीं आया, हर पाकिस्तानी की दिल का ये सवाल है कि आखिर हम ही क्यों, हम ही क्यों, आखिर ये लोग जो रोज़ाना लाखों नहीं करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। अब रात को बहुत सारी ऐसी लाहौर की अहम शाहराएँ हैं जिनमें से मेन तस्करा, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, MM मालम रोड, हुसैन चौक, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, शालम मार्केट, आज़म क्लॉथ मार्केट, ये तमाम लोग जो हैं इस फिगर का हिस्सा हैं। अब बात वहीं पे आ जाती है, बचना कैसे है? बचने के लिए तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। अब अगर आपका टैक्स निज़ाम ठीक हो जाए तो फिर आपको IMF से कर्जा मांगने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा इमरान साहब, एक दूसरी स्टोरी भी है गंदम के हवाले से। तो सबसे पहले तो बताएं कि कीमत अचानक क्यों बढ़ गई है, और क्या कोई मसनूई एक शॉर्टेज पैदा की जा रही है गंदम की मार्केट में? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखें, वज़ीर आला पंजाब खुद इसको बड़े करीब से देखती हैं, और हमने देखा कि 2024 15 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जो इनका सामने है, बड़ा फैसला कि 14 रुपये की रोटी बिकेगी। गंदम जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, हालांकि तैयारियां हो चुकी हुई थी, गंदम की प्रोक्योरमेंट रोक दी गई, गंदम ओपन मार्केट में आ गई। गंदम जो है वो उसका रेट ही नहीं निकला। जब रेट नहीं निकलता तो गंदम जो है वो बिकी मार्केट में 2200 रुपये फ़ी मन, 2100 रुपये फ़ी मन, 2000 रुपये फ़ी मन गंदम। तारीख की एक बुलंद तरीन सतह पर जाने वाली गंदम का दाना, जिसको सोने का दाना कहा जाता है, वो 2000 रुपये फ़ी मन जो है वो बिकी कब 2024, 2025 और 2026 के फरवरी तक।
अब ये मामला फरवरी से पहले का स्टार्ट हुआ हुआ है और हमने ही स्टोरी को ब्रेक किया। फरवरी जैसे ही रमज़ान आ रहा था उससे पहले हमने जाके दिखाया कि ये गंदम जो है वो महंगी होने जा रही है। अब गंदम प्रोक्योरमेंट चल रही है, बहाना क्या आ गया, गंदम प्रोक्योरमेंट चल रही है। क्या गंदम प्रोक्योरमेंट चल रही है तो उसमें गंदम की कीमत क्या 42 हो जाएगी? जब 42 हो जाएगी फिर आटा भी बढ़ेगा, फिर रोटी की कीमतें भी बढ़ेंगी। जाहिर बात है जब गंदम की कीमत ऊपर चली गई तो उसकी रोज़ पसाई उसी की होनी है। वो मैंने आपने कोई पुरानी गंदम की, मैं तो प्राइवेट स्टेक होल्डर हूँ, तो मैंने प्राइवेट गंदम अपनी निकाली भी तो मैंने उसकी अगर पसाई करनी है तो मैंने रेट तो नहीं देना है ना आपको, क्योंकि उसकी कीमत बाहर इतनी है। अब मामला ये है कि गंदम की कीमत रोकनी किसने है? जब हम जाते हैं सरकार की तरफ तो कहते हैं जी हमारी तो प्रोक्योरमेंट हो रही है, हमने तो कोई रेट ही नहीं रखा हुआ, हमने तो आटे का रेट ही नहीं निकाला। उनके पास एक पता नहीं कौन सा ये सवाल का जवाब है कि मांग उससे उनसे जवाब रहे हैं तो वो कहते हैं कि आंखें आगे नहीं आंखें पीछे हैं, आंखें दाएं पर है आंखें बाएं पर है। यानी कि सीधा सीधा सवाल है ना कि 3500 रुपये फी मन आपको किसने कहा रेट निकालें गंदम का? आपने 3500 रेट निकाल दिया और 3500 रेट के बाद आपकी गंदम जो है आपको किसी ने फ़रोख्त ही नहीं की। आप प्रक्योर कर रहे हैं इसको तो आपको फ़रोख्त कोई नहीं कर रहा। आपके 2.5 लाख मेट्रिक टन गंदम अभी तक आपने ख़रीदी है, आपके पास 30 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो जून तक होनी चाहिए थी, आपके पास 27 लाख गंदम की शॉर्टेज है। सारे गोदाम, सारे जितने भी इस वक्त पूरे जितने भी प्राइवेट गोदाम्स हैं वो सारे भरे हुए हैं, गंदम से नको नक हुए हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, ज़ख़ीरा किए हुए हैं लोगों को। और आपको पता है कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। आप अब उनके ऊपर छापा मारेंगे तो उनकी तस्लील होगी, वहाँ पे फायरिंगें होंगी। ये पहले आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं था, आपने 3500 रुपये 3500 रेट निकालना और उसके बाद जो है रेट एकदम मार्केट में ऊपर जाना है, क्योंकि आपके पास गंदम है जी। आपके कई इलाकों में रोटी जो है 14 की बजाय 16, 18, 20 तक मिलती है। 20, 23 रुपये तक। कल मैंने एक बंदे से पूछा, वो किसी के घर में कॉल आई हुई थी, मैंने कहा अच्छा वो भाई रोटी लेने, मैंने कहा अच्छा वो आएगा मेरी बात करा, मेरा देखिए मेरा नुक्ता कहाँ पे गया है। मैंने उससे उसका फ़ोन आ गया मुझे, मैं कहा कितने की सादी रोटी लेकर आए हो? कहता भाईजान वो 23 रुपये की लेकर आया हूँ, जोहर टाउन में रहते हैं। अच्छा। अब मैंने उससे तंदूर का पूछा, कहता वहाँ पे तो राशि बड़ा लगा होता है। अब देखिए कोई 22, कोई 23, कोई 20, कोई 18, कोई 17, जहाँ अब देखिए वो अपनी जगह ठीक है, तंदूर वाले भी वो कहते हैं कि हमें छांटे मारें, हमारे तंदूर बंद कर दें, मगर हमें फार्मूला दे दें, हमने बेचना कैसे है। 100 ग्राम का आप कहते हैं पेड़ा होना चाहिए, खुश्का उसके ऊपर लगता है, पानी उसके ऊपर लगता है, तमाम चीज़ें आप मिलाकर हमारे वर्कर्स, ह्यूमन सोर्स की सैलरीज वगैरह, गैस के बिल वगैरह, बिजली के बिल और तमाम चीज़ें जो हैं वो मिला मिलूकर अगर हम एक रोटी जो है उसका खर्चा निकालते हैं तो वो हमें 18-19 रुपये की पड़ रही है। आप हमें कहते हैं 14 रुपये की बेचें। 5 रुपये नफ़ी कैसे हो सकती है? डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे जो टैक्स नेट का हदफ बढ़ा दिया उस हवाले से, और साथ साथ गंदम की शॉर्टेज के हवाले से बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद थे इमरान अकबर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुल्क के नए वफाकी बजट को IMF की कड़ी शराइत के दबाव के बाइस IMF का बजट कहा जा रहा है, जिसके तहत नए माली साल में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए मजीद 21 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ेगा। और इस बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 18% तक बढ़ाने और छोटे दुकानदारों के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने की तैयारी भी की जा रही है। और रियल स्टेट मार्केट को बचाने के लिए टैक्स फाइलर्स को बड़ी छूट भी दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट खालिद महमूद रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? You're welcome। अच्छा खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत के पास कोई अपनी भी मुआशी पॉलिसी है, कोई हिकमत अमली है, या सब कुछ अब IMF तय करेगा? देखिए बात यह है कि पिछले 20, 25, 30 सालों से जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट चल रही है, तो हर हुकूमत ने पास्ट की जितनी भी हैं उनके पास जो फिजिकल स्पेस अवेलेबल थी वो उन्होंने खुद अपने हाथों से ज़ाय की है और कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मेजर चेंज नहीं लाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं हुई, एग्रीकल्चर मुसलसल डाउन गई और फिर ये कि कंजम्पशन सेंट्रिक और डेट सेंट्रिक ग्रोथ के ऊपर बगलें बजाते रहे। तो ये तो इन हमारी जितनी भी इस वक्त एलाइज दोनों बड़ी पार्टियां हुकूमत में हैं, पिछले 25-30 सालों में जो हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट रही है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक फिजिकल स्पेस जो है ना वो ज़ाय हुई है। अब हालत ये है कि हमारे बजट का क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर ही डेट सर्विसिंग है, तो लिहाजा जिसने डेट लेना है वो तो आपसे कहेगा कि जी आपने ये कमिटमेंट्स की थी, ये टारगेट्स पूरे किए थे,
तो मेरी जो अपना रीपेमेंट है उसको आप कर दें। अब उसमें ये है कि ये पॉलिटिकली फॉल आउट से बचने के लिए हर चीज़ IMF के मत्थे मार देते हैं। मेरा कल कॉलम था बाकायदा इसी मौजू के ऊपर कि बुनियादी तौर पे ये वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में चेंजेस करनी चाहिए थी, वो पास में इन्होंने नहीं की है और IMF के हाथ में इन्होंने अपनी दाढ़ी खुद ही पकड़ाई है। तो अब उसमें क्या कहा जा सकता है, इनके पास फिजिकल स्पेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल इनके पास गुंजाइश है कि ये अपने अखराजात को कम करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करें और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर हमारी एग्रीकल्चर की रिवाइवल के लिए करें और कंजम्पशन की बजाय हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर फोकस करें और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करें। जो हमारे अनटैक्स्ड और अनटैप्ड एरियाज है 60% के लगभग हमारी जो मईशत का ब्लैक इकोनॉमी का है उसके ऊपर फोकस करें, तो इसमें बेहतरी के इम्कानात हैं, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ ये है कि वक्त गुजारा है। तो आप देखिए ना कि अब उसमें जो इस वक्त बजट का पहले 6 तारीख को होना था, फिर 10 तारीख को गया। अब उसमें भी ये है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनके दरमियान में जो PSDP है यानी जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उसके ऊपर मेन खींचातानी हो रही है। कहीं फोकस नहीं है कि अच्छा जी हमारी जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं और उनके हालात खराब होते जा रहे हैं, उनके बजट आप कम करते जा रहे हैं, पब्लिक गुड की जितनी चीजें हैं उनके ऊपर आप कमी करते जा रहे हैं। सोलर जिन लोगों ने लगाया आप उनको सजा दे रहे हैं और जो थोड़ी बहुत EV की मार्केट डेवलप हो रही है तो कल आप कहते हैं कि जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं उनके पीछे पड़ गए। तो लिहाजा बहुत सारे तजादात के साथ जी रहे हैं, जहां जहां सियासी मफादात है वहां एक दूसरे को लेन देन कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक तो इसमें कहीं भी फिगर आउट नहीं हो रही है एज अ प्राइमरी फिगर के तौर पर। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि जो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है उसको क्या रिलीफ दिया जा रहा है और क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जो बड़े सोसाइटी के मालिकान हैं या बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको नवाजती है? इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ रियल इस्टेट और जो स्टॉक एक्सचेंज टू लेसर एक्सटेंट ये एक सबसे बड़े दो एक सेक्टर्स बन गए हैं कि जहाँ जो बेनामी पैसा है या जो अनटैक्स पैसा है या जो बेतहाशा जो इल गॉटन मनी है वो हर तरह का पैसा जो है ना वो वहाँ आके डंप होता है और ये लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। अब लॉजिक ये दी जाती है कि रियल इस्टेट बढ़ेगी तो जिसमें 30 इंडस्ट्रीज जो है ना वो चलेंगी, ये लॉजिक बड़ी हम दफ़ा हम सुन चुके हैं। अच्छा पूरी दुनिया में जो रियल इस्टेट है उसमें थोड़ा सा ज़रा एक मतलब पैसे की जो लेन देन है वो ज़रा थोड़ा सा शेडी रहता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम पिछले 30 सालों से ये देख रहे हैं या बल्कि 35 सालों से ज़्यादा ही हो गए 30 साल से कि हमारे यहाँ जो मतलब है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, ट्रेड डेवलपमेंट की तरफ, एक्सपोर्ट्स की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ। अच्छा वेल्थ जनरेशन जो है उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए एज लॉन्ग एज वो टैक्स नेट में है। उसकी बजाय हमने देखा ये कि वो सारे का सारा जो है ना वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस रहा हमारे तमाम सियासतदानों का भी और जो वेल्थी इंडिविजुअल्स हैं उनका भी, और रियल इस्टेट उनकी आमाजगा रहा। ये उनकी आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो है ना वो एक खूबसूरत जन्नत थी। इसी के लिए बार बार जो है पास्ट में कई दफा जो है ना वो टैक्स एमनेस्टीज भी आई कि जी बस एक दफा कर दें रियल एस्टेट खड़ी हो जाएगी तो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। लॉजिक भी लॉप साइडेड सी कि जी 25 इंडस्ट्री चल जाएंगी। तो उसका नतीजा ये है कि आज तक जो है ना वो रियल एस्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस तरह उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया और ना वो कर पाएगा क्योंकि उसका एक लिमिटेड स्कोप है। गवर्नमेंट को अल्टीमेटली फोकस जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, ट्रेड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर की तरफ देना पड़ेगी। अभी ये जो आप बात कर रही हैं अभी भी ये स्कोप दे रहे हैं इनका, क्योंकि जो हमारा सियासी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल एलीट है या रूलिंग एलीट है, उनके पास जो पैसा पार्क करने की और पैसा बनाने की स्पेकुलेटिव जो प्लेटफॉर्म है वो रियल एस्टेट ही है। और पिछले चंद सालों से जरा IMF के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा उस पर दबाव भी है, कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स का उस पर दबाव भी है, लोगों की अपनी परचेजिंग पावर की शक्ल भी है। अब इसमें हर तरह के लोग भी आ गए हैं। आप देखें रियल एस्टेट जो फाइलों का कारोबार करते हैं, ज़मीनें पीछे है नहीं, और लेकिन ये है कि सियासी अमल दखल इतना है, इंतजामी करप्शन की वजह से वो निकल जाते हैं उसमें। तो अब उसमें यह कि रियल एस्टेट के लिए दो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा उसमें कुछ स्टैंप ड्यूटी कम कर देंगे, अच्छा कुछ फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की जो शरह है उसमें कुछ तब्दीली कर देंगे। हुकूमत की पिछले 2-3 साल से ख्वाहिश ये है, जब से ये हुकूमत आई है, कि हम किसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा किक स्टार्ट दे दें, क्योंकि उसमें फिर नंबर्स आप बड़ी जल्दी दिखा देते हो कि जी बल्ले बल्ले हो गई और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई, लेकिन ये सारा एक डिल्यूजनल किस्म का है। असल फोकस जहाँ करने की ज़रूरत है हुकूमत वहाँ उतनी बेचैन नहीं है, और वो ये है कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइन पे आ गई है, वो हार्डली 3-3.5% पे है। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो स्टैग्नेंट है, बल्कि डिक्लाइन हुई है इस दफ़ा। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो डिक्लाइन हुई है। तो ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो उसी तरह एलीट कैप्चर का शिकार है। इसी तरह हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है ना वो 60% के लगभग बढ़ गई है। उसके ऊपर जो है वो
तमाम कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं हो रही। तो लिहाजा ये हमारी अजीब सी प्रायोरिटीज़ हैं। उसमें यह है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको खुश कर सके रियल एस्टेट में चंद एक बेनिफिट दे के। एक चीज़ मैं सिर्फ और ऐड करना चाहूँगा, बात लंबी होगी। जब हम फाइलर की बात करते हैं तो उसके साथ ये भी चीज़ रिलेट होनी चाहिए कि सिर्फ टेक्निकली फाइलर होना नहीं, एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि जो बंदा 10 करोड़ की, 2 अरब की या 20 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी देखना चाहिए कि उसके पिछले गोशवारे जो हैं उसमें वेल्थ जनरेशन कहाँ और कितनी हुई है और उसने टैक्स दिया कितना है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक धंधा बन गया है कि जी आप करके तो अपने एक दफ़ा फाइलर हो जाएं, क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान इन्होंने गैप इतना पैदा कर दिया है, तो लोगों को वो इंसेंटिवाइज कर दिया है कि जो तुम बस थोड़े जे पैसे दो और आप ये एक दफ़ा फाइलर हो जाए तो निकल जाएंगे आप आगे। तो ये एक दूसरा धंधा भी चल रहा है। तो लिहाजा हुकूमत की पूरी कोशिश है, क्योंकि रियल एस्टेट उसकी महबूब तरीन सेक्टर है, उसके जो आसपास लोग हैं उनका महबूब तरीन सेक्टर है, तो थोड़ा सा ये उसमें इंसेंटिव तो डेफिनेटली ला रहे हैं। हालांकि IMF उससे कोई इतना खुश नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वफाकी बजट के हवाले से। खालिद महमूद रसूल साहब मेरे साथ मौजूद थे। अपना सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे नौजवान नस्ल शादी और जो लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं इससे क्यों भाग रही है और जो इंटरनेशनल रिसर्चेस हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी गेस्ट डॉक्टर तहमीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर आमिना सॉरी डॉक्टर आमिना, ये बताएं सबसे पहले कि आजकल की जो जनरेशन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप्स और जो शादी का खौफ है इनके अंदर, और इन लोगों ने मे भी अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऐसी मैरिजेस देख ली हैं जिनसे ये लोग इम्प्रेस तो नहीं हुए लेकिन डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस वजह से ये अकेले रहना पसंद करते हैं और ऑन पर्पस सिंगल रहने का इनको शौक भी है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, बेसिकली अगर हम एक्सक्लूसिवली गैमोफोबिया के हवाले से बात करें तो उसकी डिटेल को तो हम सेपरेटली देखते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि आजकल के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इंस्टेंटली जैसे ही वो थोड़ा सा मैच्योर होते हैं कि वो शादी की तरफ जाएं। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें शादी का खौफ है, इसकी प्राइमरीली वजह यह कि उन्हें गलत शादी का खौफ है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस शादी को लेके हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सदियों से चली आ रही हैं, वो अनफॉर्चुनेटली 95% रिसर्च अभी भी कहती है कि वो उसी तरह से ही हैं जैसे वो आज से पहले हुआ करती थी। यानी आज भी हम देखें तो लोगों को इस चीज़ का खौफ है कि शादी करनी है तो उस कमिटमेंट के साथ आपको कितना सारा जहेज़ देना है, कितना सारा आपको वहाँ पे सोशल प्रेशर लेना है, आपके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कितने हैं, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी, दोनों पर एक बड़ा इमेंस दबाव होता है शादी को लेकर। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे पिछले दहाइयों से हम बात तो करते हैं कि जी जहेज़ नहीं लेना, हम बात तो करते हैं कि हम लोगों को शादियों को सिंपल करना है, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट और कॉन्ट्रडिक्टरी हम ये देखते हैं कि साथ ही साथ जैसे हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की शादियां हो रही हैं, या हम देखते हैं कि कोई एक शादी शुरू हुई किसी पॉलिटिकल या किसी एक मीडिया पर्सनालिटी की फैमिली में, तो वो कई कई दिनों पर वो चलती ही चलेगी, उसके अंदर इतनी सेलिब्रेशंस, इतने इवेंट्स हो रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देती हैं काइंड ऑफ। और जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ फील करती है कि अगर हमने शादी करनी है तो ये सिर्फ एक रिलेशनशिप या कमिटमेंट नहीं है बिटवीन टू पार्टीज़, इसके साथ साथ हमें इतना ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो एक बोझ भी उठाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस की तरफ भी लेके चली जाती हैं। बट गैमोफोबिया पे हम बात करते हैं, एग्जैक्टली इट्स नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी स्ट्रेस, ये एक साइकोपैथोलॉजिकल बिहेवियर है जिसमें परसिस्टेंटली लोग जो हैं वो उनको एक इतना शदीद ज़हनी दबाव होता है कि वो अवॉइड करते हैं इवन शादी के टॉपिक पर बात करना भी, जिसमें मतलब उनको एक इरिटेशन, फिज़िकली जो है वो पैल्पिटेशन या स्वेटिंग, ये बिहेवियर्स जो हैं वो भी साथ में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली रेडी ही नहीं हो पा रहे होते शादी करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर आमिना, ये बताएं कि इस जो हमारी यंग जनरेशन है उसके बारे में कहा जाता है कि इनमें पेशेंस नहीं है, ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, इस वजह से जो इनका रिश्ता है, जो रिश्ते हैं वो भी इनके सही नहीं चलते। तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई गिव अप कर दे किसी रिश्ते पर तो ये कहा जाता है कि ये जनरेशन ही ऐसी है, ये लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन लोगों में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो हमारी जनरेशन है, करंट यंग जनरेशन, उनमें पेशेंस की कमी है जिसकी वजह से जो उनके रिश्ते हैं वो चलते नहीं हैं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं जेन ज़ी पे बहुत रिसर्च करती हूँ तो मैं इस बात से डिसएग्री करूँगी कि ये जो मिथ है ना कि बच्चों में पेशेंस की कमी है आजकल की नौजवान नस्ल में, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। देखें, हमारे यहाँ पहले जो आज से कोई
25-30 साल पहले तक भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलता था कि शादी कर दी तो आपने यहाँ से जो है ना बस अब आपकी जो है ना वो समझे कि डोली गई है तो अब जनाजा ही उठेगा। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि लड़का भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लड़की भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। आज की जो नौजवान नस्ल है वो शादी से नहीं घबरा रही, वो सब्र या बर्दाश्त में उतनी कमी नहीं, लेकिन वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते और वो गलत एक्सपेक्टेशंस जो शादी के साथ जुड़ी हुई है ना वो लोग टॉलरेट नहीं करते, विच इज़ आई थिंक काइंड ऑफ अ ट्रू थिंग। अगर हम थोड़ा सा देखें ना कि हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या था कि एक यंग कपल को इंडिपेंडेंस दो, एक यंग कपल का अपना किचन होना चाहिए, अपना एक उसकी सोने की जगह अलग होनी चाहिए। तो अगर इन राइट्स की जो आपको 1400 साल पहले इस्लाम ने दिए थे वो हमारी नई नस्ल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, वो कह रही है कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, मेरे लिए इंडिपेंडेंस होना, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर मसाइल वो जो जॉइंट में आपका किचन इकट्ठा है, आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपको रूल्स वही वाले फॉलो करने हैं, तो उनसे जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते रहे हैं। क्योंकि सोशली तो हमारा फैब्रिक अब देखें ना उसमें तो कोई तब्दीली अभी भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन एक 22-23 साल की एक यंग लड़की जो घर में शादी करके आती है, अब ये देखें पढ़े लिखे घराने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली आप कहते हो कि जी बड़े ये रोशन ख्याल लोग हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ही होती है कि वो बच्ची जो कल तक अपने घर में बिल्कुल एक चिल रिलैक्स लाइफ गुजार रही थी, उससे आप इतना एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होगी, वो किचन में भी परफेक्ट होगी, वो लोगों से मिले मिलाएगी भी बहुत अच्छा, उसको हर तरह का अदब अदाब तरीका भी आना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा भी स्पेयर नहीं करते। इसी तरह लड़का जो है जो कल तक घूम फिर रहा था बाइक पे और दोस्तों के साथ, आप कहते हैं जी इसको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसके अंदर ये अदब अदाब होनी चाहिए, इसको इतना कमाना चाहिए। देखिए ग्रेजुअल प्रोसेस है शादी में एडजस्टमेंट। तो मेरा ख्याल है कि जो बड़े हैं, जो मतलब मैं समझती हूँ कि जेन वाई है स्पेशली, या टू सम एक्सटेंट कुछ मिलीनियल्स भी अब इस रोल में आ गए हैं, उनको ये समझना होगा कि हमें बच्चों के इस प्रोसेस को, इस अडेप्टेबिलिटी को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए और वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमसे पीछे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो करती रही हैं। तो शायद शादी का प्रोसेस जिसको हम वैसे निकाह आसान और ये नाम देते हैं वो सोशली भी आसान हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमिना ये बताएं कि बिल्कुल आइसोलेट कर जाना और एकदम से गिव अप कर देना या स्पेस डिमांड करना तो बुरी बात नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, बहुत दिन कमरे में रहना या अकेले रहना पसंद करना, ये क्यों होता है? और कहा जाता है कि पहली जनरेशन्स में ये इस जनरेशन से कम था और ये लोग फ़ौरन ना अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, तो आप इस बात से एग्री करती हैं? हाँ, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमें जो है वो प्री मैरिटल एग्जाइटी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी बढ़ा हुआ नज़र आता है। 2014 में मेरी एक पीएचडी की स्कॉलर थी जिनको मैंने इस पर पीएचडी रिसर्च कराई थी, उसके जो रिजल्ट्स थे ना वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। इसमें से पहला इंटरेस्ट तो ये था कि 95% लोग जो हैं वो अभी भी इस जहेज़ के सिस्टम से नहीं निकले, किसी न किसी तरह जहेज़ देना है। अच्छा, ये भी एक स्ट्रेसर होता है अक्सर लोगों के ऊपर जो कि मतलब शादी नहीं करना चाह रहे होते। खैर इस पे हम सोशल इश्यूज़ पे बाद में बात करते हैं, पहले पर्टिकुलरली ये जो हमारा एक साइकोलॉजिकल मसला है आइसोलेशन का, मैं इसकी तरफ आती हूँ। अच्छा, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है लड़कियों में भी और लड़कों में भी, और इसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई ब्रेकअप इशू है या कोई यहीं पर और इंटरेस्ट है, उसके बावजूद भी देयर इज़ अ सर्टेन परसेंटेज विच इज़ लाइक 30 to 35% हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के इंडिजिनस रिजल्ट्स बताते हैं कि वो शादी से एग्जाइटी में चले जाते हैं, वो ओपन अप नहीं होते किसी नए रिलेशनशिप के लिए और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को इससे थोड़ा आइसोलेट करें। वहाँ पे रीजंस क्या होती हैं? पहली रीज़न है डिसफंक्शनल थॉट्स, क्योंकि हमने इस पर एक पूरी थेरेपी डेवलप की है कि डिसफंक्शनल थॉट्स जो हैं इनके ऊपर पहले काम किया जाए कि वो एग्जाइटीज़ क्या हैं, वो थॉट्स हैं क्या जो आपको शादी से बार्ड करी हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनकी बॉडी इमेज जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं है दैट दे विल बी एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ रिलेशनशिप। ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू है जिसको कोई कभी सोचता भी नहीं कि ये भी कोई मसला हो सकता है कि कोई बंदा अपने आप को इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं समझ रहा कि वो एक मैरिटल रिलेशनशिप में जाए। अच्छा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है रीजंस हैं डिफरेंट, कभी बात नहीं होती हमारे यहाँ तो वैसे ही हर बंदा जो है वो अपने एक शेल में अपने खौल में रहता है, इतनी कोई यहाँ पे डेटिंग का कल्चर उस तरह से अभी भी नहीं है जैसा वेस्टर्न कल्चर में है, जो कि एक अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि ये चीज़ें बाज़-औक़ात लोगों में ऐसे डाउट्स भी अपने बारे में क्रिएट कर देती हैं, तो इसके ऊपर काउंसलिंग देना, इन थॉट्स के ऊपर काम करना कि ये जो हैं ये डिसफंक्शनल थॉट्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बॉडी इमेज कंसर्न्स को देखना, कुछ लोगों को 3 से 4 सेशंस में ही आप बॉडी इमेज के बारे में बहुत अच्छी
इंसाइट दे सकते हैं कि वो कैसे इसको पॉजिटिव और हेल्दी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेकअप करना, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसी फीमेल्स आती हैं जो को ये कहती हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, इतनी ह्यूज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम पूरी नहीं कर सकते, कि एक रोबोट की तरह आपने सब कुछ मैनेज करना है, इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। और फिर स्पेशली अगर अर्ली कोई बच्चा आ जाता है तो उसके साथ हमने देखा है जिन्हें प्री मैरिटल एग्जाइटी, उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो ये बड़ी वल्नरेबल कंडीशन है। तो आई थिंक हमें इसके ऊपर ये देखना कि जो लोग आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, अब प्रॉपर प्री मैरिटल काउंसलिंग की सहूलत मौजूद है, उन लोगों की प्री मैरिटल काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि पहले वो शादी के लिए उनकी प्रिपेयर्डनेस हो और उसके बाद आपकी शादी की जाएगी, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आपकी रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या सही भी हैं कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बात कर रहे थे कि जो यंग लोग हैं वो शादी और रिलेशनशिप से भागते क्यों हैं और कमिटमेंट से उनको इतना ज़्यादा फेयर क्यों है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी डॉक्टर आमिना मुअज्जम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, यू आर वेलकम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।